हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एनर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेटर वैदिक पीरियड। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, हमने पहले बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर अप कर रखे। एंशियंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, देन वहाँ से ट्रांजिशन कैसे होता है वैदिक पीरियड में, एंड के बीच में कितने सारे डिबेट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, थ्योरीज है, एंड बाकी चीज़ों को भी मैंने बहुत हद तक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे कई सारे क्वेरीज आए थे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अनर्थ हिस्ट्री, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। पॉइंट यहाँ पे क्या था कि कई सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो किस क्लास के पर्सपेक्टिव से या किस कॉलेज में बैचलर्स के पर्सपेक्टिव से या मास्टर्स के पर्सपेक्टिव से या उसके बियॉन्ड अगर आप चाहते हो तो उसके पर्सपेक्टिव से। सी, मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हिस्ट्री ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो डेफिनेटली मैं बोलूँगा मास्टर्स के लेवल के आसपास की रहती है। अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट तो मास्टर्स के लेवल की होगी, बैचलर से बैचलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको जैसा सही लगे अब उसके हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पॉइंटर्स को, थ्योरीज को आप निकाल लो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, बिकॉज डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट लेवल पे अपने रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो इट्स जनरलाइज फॉर एवरीबडी। अगर आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से तो हाँ, ये आपको बहुत हद तक मदद कर देगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट, लेटर वैदिक पीरियड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर वैदिक पीरियड में जब हम एंटर कर रहे हैं तो पहले समझने वाली बात क्या है। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो पहले मैंने बताया था एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास सोर्सेज क्या है रीड करने के। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो सिर्फ इकलौता सोर्स जो था वो था हमारे पास ऋग्वेद। बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो बाकी जो आपके त्राई में दो पार्ट और है, सामवेद, यजुर्वेद, फिर एक और पार्ट आता है अथर्ववेद। उनके सब वेदास की बात करते हैं, उपवेदास की बात करते हैं, अरण्यकास की बात करते हैं, ब्रह्मणास की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में हुई। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हम ये देख रहे हैं कि लेटर वैदिक पीरियड का जो एक ट्रांजिशन आ रहा है, ये एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे आपको स्टेट स्ट्रक्चर जो है, स्टेट की फॉर्मेशन जो है वो कंपेरेटिवली बिल्डअप होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो फिर क्वेश्चन आता है कि पहले हमें क्यों देखने को नहीं मिला, अब हमें क्यों देखने को मिल रहा है। कई सारे थ्योरीज है, कई सारे डिबेट्स है, इसे कहानी की तरह समझें। होता क्या है कि हमें पता है कि पहले हम कॉपर तक इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, कॉपर, ब्रॉन्ज, टीन, ठीक है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर रहे थे। ठीक, आयरन हमें जब देखने को मिलता है, देखो आयरन दो जगहों पे देखने मिलता है हमें पता है। आयरन ऑब्वियसली बात है कई सारे रीजन देखने मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि जो आयरन की एविडेंसेस हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस देखने मिलते हैं वो एक्चुअली गैनेटिक बेसिन में देखने मिलते हैं, गंगा बेसिन, जो कि उत्तर प्रदेश के रीजन के आसपास से गुजर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसके थोड़ा ज्योग्राफी समझने की रिक्वायरमेंट है। मैंने ऐसे आपको बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर से बताया है, इवन प्री हिस्टोरिक पीरियड बताया था कि जब आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था जब यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है, ठीक है, कुछ कोलाइजन होता है, तो कई सारे जो मिनरल्स होते हैं ऑब्वियसली उनके बीच में थोड़ा शफलिंग होता है। हमें ये भी पता है कि जब बिग बैंग थ्योरी पे भी हम थोड़ा बहुत जाते हैं तो हमें ये एक बेसिक आइडिया मिलता है कि जो मिनरल्स का अरेंजमेंट था, जो लाइटर मिनरल्स थे वो ऊपर आके सेटल आउट हो गए और जो हैवियर मिनरल्स थे वो डीप कोर के एरियाज़ में जाके, मेंटल के एरियाज़ में जाके वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो गए। इसी बीच में कई सारे ऐसे भी हमें देखने मिलते हैं जहाँ पे आपको आयरन के एविडेंसेस देखने मिलेंगे एज अ रॉ मटेरियल, कहीं पे एल्यूमिनियम देखने मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ऐसे नहीं मिलता, बॉक्साइट देखने मिलेंगे, तो ऐसे अरेंजमेंट देखने मिलते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं बात कर रहा हूँ लेटर वैदिक पीरियड में, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आयरन जब डिस्कवर हुआ तो ये माना जाता है कि आयरन की वजह से एक सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ। लेट मी एक्सप्लेन टू यूजिंग दिस मैप। जैसे हमें पता है कि पहले आपकी कुछ इस रीजन में आपका सेटलमेंट था। होता है क्या है जब और ये समझिए, ये जो पूरा रीजन था, ये रीजन आपका फॉरेस्टेड लैंड मास था, फॉरेस्टेड था, हमें पता है।
और फॉरेस्टेड होने की वजह से क्या था कि यहाँ पे पहले एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी, और जो भी लिमिटेड होती थी वो हमें बताया गॉडेस अरण्यानी को वर्शिप करते थे कि माँ हम जा रहे अंदर, हमारी जीवन की रक्षा करना, हमारा कार्य पूरी तरह से अच्छे से हो जाए, तो ऐसी चीज़ होती थी। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि आप कितने दिन तक वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे, बिकॉज आपके पास उतने एफिशिएंट टूल्स टूल्स एंड तो है नहीं जिसके थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हो। बट जब आयरन की डिस्कवरी हुई ना, तो उस पॉइंट टाइम पे क्या एफिशिएंसी जो थी ह्यूमंस के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो कहीं ना कहीं बढ़ने शुरू हो गई। एंड देयरफॉर व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज, वो ईस्टवर्ड शिफ्ट करना, मूवमेंट करना शुरू करते। ये माना जाता है कि जो सेज गौतमा थे वो पहले थे जिन्होंने गंगा को, यमुना को क्रॉस करा था और ईस्टवर्ड साइड शिफ्ट करना, मूव करना शुरू करा था। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि जब ऑलरेडी आपके पास सेटलमेंट था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो आपके ईस्टवर्ड साइड क्यों मूवमेंट होना शुरू हो? तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमें यहाँ पे क्या रीज़न था, क्या एक मेजर रीज़न था जिसके वजह से हम बोलते हैं कि शिफ्ट या माइग्रेशन हुआ। तो उसके पीछे ये समझना ज़रूरी है कि आपको अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो होता क्या है कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ज़्यादा था। अब होता है क्या, जब आपने चतुर्वर्ण सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, वर्ण सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया, मैं अभी जाति की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ। वर्ण सिस्टम में क्या था, ब्राह्मणास जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को सुपीरियर रखा था, बिकॉज उनके पास नॉलेज की पावर थी। क्षत्रियाज उनके पास, वैश्याज उनके पास, शूद्रास, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या था कि जब आयरन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं क्योंकि आयरन की जब डिस्कवरी हुई तो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी इन लोगों को, खासकर जो वैश्य कम्युनिटी के लोग थे, कि वो ज़्यादा ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा खाली स्पेस मिला जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बाकी अलाइड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड उस सरप्लस प्रोडक्शन को ट्रेड करके इवेंचुअली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ ये बात बिल्कुल सच है। अगर मुझसे पूछोगे कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉइन्स तो थे नहीं, मनी तो था नहीं, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्टर सिस्टम तो एग्जिस्ट करता था, तो बार्टर सिस्टम के थ्रू भी हो सकता था। अब बार्टर सिस्टम के गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर्स भी हो सकता है, प्रीशियस स्टोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी सोशल स्टेटस वेल्थ की वजह से तो इम्प्रूव होती है। इवन आप करंट पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आपके पास पैसे है तो डेफिनेटली आपके समाज में पोजीशन डेफिनेटली अच्छी होगी, और नहीं है तो कंपेरेटिवली कम होगी, ठीक है ना, बिल्कुल ज़ीरो होगी ये तो नहीं कहूँगा, बट हाँ कंपेरेटिवली कम होगी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम वैसा था। अब क्योंकि आपके पास वेल्थ है और आपको ब्राह्मण्स ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं हम सुपीरियर, आपको हमारी बात माननी होगी, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा पोजीशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्षत्रिय जो कि इतने आपके पावरफुल, आपको एक प्लान की तरह डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिटी की तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली आपको लड़ाई कर रहे हैं, सिक्योरिटी फ्रंटायर बाउंड्री से प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, काउस को बचा रहे हैं, वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड नेटवर्क को प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। तो उस केस में ऑब्वियसली क्षत्रिय से बोलेंगे कि हम आपकी बात क्यों माने, क्योंकि हम भी पावरफुल हैं। शूद्रास को सच बोलूँ तो ऐसा एज सच कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास होती नहीं थी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि द्विजा कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, द्विजा डुअल बॉर्न। मैं पहले बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जिनका उपनयन सेरेमनी होता था, उपनयन सेरेमनी, मेरा जनेऊ वाला सेरेमनी आपने सुना होगा, तो ये उपनयन सेरेमनी होता है डुअल बॉर्न। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सिर्फ आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यस के साथ ही था, ठीक है। तो ये चीज़ देखने मिलता है। अब क्या था कि यहाँ पे आपको ये सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कई सारे स्कॉलर्स, प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ऑब्वियसली आर्य शर्मा आते हैं जो है ये आयरन वाले डिबेट को प्रेजेंट करते हैं। उसका मानना क्या होता है, फिर उसके ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको हेड करने के लिए या तो कोई क्षत्रिय लीनेज कर लो इंसान, मतलब ओबियसली लीडर बनेगा, या फिर कोई वैश्य कमेटी लीडर बनेगा। वो बोलेगा कि मैं आपको लीड करता हूँ, मेरे अंदर एक कैपेसिटी है कि मैं लीडर बन सकता हूँ, मैं आपका चीफ बन सकता हूँ, चलिए हम दूसरी जगह जाते हैं और अपना एक नया जीवन शुरू शुरू करते हैं। इसी वजह से हमें देखने मिलता है कि जो मूवमेंट है वो ईस्टवर्ड साइड शुरू होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वेस्टवर्ड साइड शुरू क्यों नहीं होता? वेस्टवर्ड साइड शुरू इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टेंस था, एंड आपको देखने मिलेगा आर्किमिनीड्स। ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसे वैसे खास डेवलप नहीं करते, बट हाँ उस टाइम पे बाकी ट्राइबल पॉपुलेशन भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे देखने मिल जाती है, जिसकी वजह से ईस्टवर्ड मूवमेंट करना ज़्यादा कम्पेटिवली आसान था।
ईस्टवर्ड कर लो, बाद में जाके तो सदर्न पार्ट भी आप कह सकते हो, बिकॉज अस्माक का जो एविडेंस जो है सदर्न मोस्ट टेरिटरी की हम बात करते हैं, खासकर हमें देखने को मिल जाता है सुलासा महाजनपदा में कि वहाँ पे आपके थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैं आपको जो मैप बता रहा हूँ वो अंगुत्तरा निकाय के हिसाब से, पर कई सारे से मजीमा निकट हो गया या फिर आपके बाकी लिटरेचर्स भी है, उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट भगवती सूत्र हो गया, उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम्स भी आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम उसके अकॉर्डिंगली आप नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अंगुत्तरा निकाय के हिसाब से होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ईस्टवर्ड शिफ्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया पहला उनको लग रहा था कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी है, हमें ब्राह्मणों की लीडरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड क्या था कि अब कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा ज़्यादा एक रैशनैलिटी डेवलप कर रही थी, क्योंकि पहले क्या था सुपरस्टिशियस बिलीफ में बांध के रख रहे थे कि अगर आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये सेरेमनी करनी पड़ेगी, आपको वो सेरेमनी करनी पड़ेगी, ये सेक्रीफाइस करने का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसमें क्या था, बुरे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ एक सुबह सुबह जाके एक पानी चढ़ा देता हूँ वहाँ पे भगवान के ऊपर, तो वो भी मेरा एक पूजा का एक पार्ट बन जाता है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेरेमनी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उस केस में क्या है कि एक रैशनैलिटी डेवलप करे कि द वे यू वांट टू कनेक्ट विद द गॉड इज़ द वे यू वांट टू कनेक्ट, इज नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट यू, नो बडी कैन स्टॉप यू, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। बाकी आप एक और पॉइंट बोलोगे तो कहीं ना कहीं एक मेजर कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो आपके एक पोजिशनल हायरार्की बन चुकी थी उसका एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि बाद में जाके बुद्धिज़्म जैनिज़्म का जो एक राइज होता है उसका भी एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस होता है, बट ऑल तो वो बात की बात है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो ये मैंने थ्योरी बताया वो पूरी 100% करेक्ट है। अगेन नहीं, कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो मैंने बताया पेड़ उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ों को साफ किया, इवेंचुअली जाके वो सेटल डाउन किए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं कि जब वो एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते तो डिफॉरेस्टेशन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं। कई सारे मानते हैं कि जो शिफ्ट हुआ था वो बहुत लेट से हुआ था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं हुआ था, बैंड्स में हो रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कई सारे डिबेट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया वो जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग है, आर एस शर्मा सर की थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। देखो सोर्सेज के लिए आपके पास कई सारे हैं, न्यूमिस्मैटिक्स है, कॉइन्स की स्टडी हम देखते हैं। देखो कॉइन्स मैंने बोला इसका मतलब ये नहीं कि जो कॉइन आप आज देखते हो, कॉइन्स की कोई डेफिनेट शेप साइज वेट नहीं हुआ करती थी, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ एक प्रेस्टीज के लिए कि मान लीजिए मैं राजा हूँ या फिर आप राजा है, तो आप उस चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लोगों को बताने के लिए आप अपने सिम्बल्स को या फिर डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रोजेक्ट करके दे देते थे सो दैट कि आपकी एक सुपीरियोरिटी भी बनी रहे, ठीक है। तो मेनली आपको बाटा एक्सचेंज होता था, ये इंडो ग्रीस का टाइम होता है जब जाके इवेंचुअली नोमिस्मैटिक स्टडीज़ में थोड़ा सा एक आपको स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर अलेक्जेंडर के रिकॉर्ड्स होते हैं। अलेक्जेंडर का रिकॉर्ड क्यों होता है, बिकॉज जब हम बेसिकली नंदास की बात करेंगे तो महापद्मा के दौरान अलेक्जेंडर इन्वेजन होता है जहाँ पे उनकी पोरस की लड़ाई होती है हाइडास पास के आसपास में। तो बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौटिल्य, जो आप विष्णुगुप्त के नाम जानते हैं, इनका अर्थशास्त्र लिखी है ऐसा माना जाता है। तो वो आपके आते हैं धनानंद के कोर्ट में और फिर यहाँ से कैसे उनके बीच में एक क्वारल होता है, डिबेट होता है, लड़ाई होती है, फिर किस तरह से वो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से वो धनानंद को हराते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है। बट वो चीज़ बात की बात है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ अलेक्जेंडर इन्वेजन, क्योंकि अलेक्जेंडर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वैशाली जो था वो एक बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल सेंटर हुआ करता था, ये इंपॉर्टेंट है। पॉटरीज के एविडेंसेस है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, देन आपको, तो अब वैसी बात है कि हमें पॉटरीज में पॉलिश ग्रेवेयर भी हो गए, एंड देन इवेंचुअली यू फाइंड कि अंगुतरनिका हो गया या फिर आपको पशिष्ट परवाण हो गया, तो ऐसे कई सारे लिटरेरी रिसोर्सेज भी है जिसके थ्रू हम बेसिकली देखते हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है सोर्सेस। अब अबाउट महाजनपदस क्या होता है, देखो जनपदास अगर आप देखोगे तो जनपदा क्या होता है, जनपदा इस बेसिक, जैसे हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जो मूवमेंट की बात करते हैं, जब लोग जना बेसिक, जब फंडामेंटल यूनिट आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखने मिलेगा वो जन होता है, जन जो उनको ट्राइब्स के थ्रू भी देख सकते हैं। तो जना की मूवमेंट बेसिकली हम कहते हैं तो जनपदा, जब बहुत सारे लोग जन करे तो महाजनपदा ऐसा आपको देखने मिलेगा, इनमें जाके वो सेटल डाउन करते हैं एंड अपना एक सेटलमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखने मिलेगा। ओरिजिन कई सारे हो सकते हैं, मेनली ओरिजिन हमेशा याद रखना पानी के आसपास के रीजन में वो सेटल डाउन करेंगे। 16सा महाजनपदा है, आपको विनय पिटक में देखने मिल जाएगा।
आपको भगवती सूत्र में देखने मिल जाएगा, आपको अंगुत्तरा निकाय में देखने मिल जाएगा, ऐसे कई सारे आपको है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर इनकी लोकेशंस की बात करें तो मेनली आपको लोकेशंस जो है वो थोड़ा सा एक चाइल्डिश होगा मैं अगर आपको यहाँ पढ़ाना चाहूँगा, बट हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबोजा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, गांधारा यहाँ पे, कुरु पांचाल का रीजन यहाँ पे, सूरसेना, मत्स्य, ठीक है, देन कोशला, ठीक है, फिर वत्सा, मल्ला महाजनपद, काशी महाजनपद, मगध महाजनपद, अंग, वृज्जी, प्रग्योत्सिपुरा, देन छेदी महाजनपद, अवंती महाजनपद, देन अस्माक महाजनपद। तो ये कुछ आपको महाजनपद देखने मिलेंगे, अगर कुछ छूट गए होंगे तो आप लिस्ट देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको महाजनपद बताया, उसमें सबसे पॉपुलर महाजनपद रहता है ऑब्वियसली मगध, गांधार और तो सारे ही होते हैं, बट हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मल्ला महाजनपद हो गया, फिर आपको कौशल महाजनपद देखने मिलेगा, अवंती महाजनपद देखने मिलेगा, फिर आपको मत्स्य महाजनपद देखने मिलेगा, ठीक है, पांचाल महाजनपद देखने मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद से। अब क्वेश्चन क्यों आता है कि जैसे मैं बताऊं तो मल्ला में इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि क्रिमेशन हुआ था यहाँ पे आपके दोनों महावीर की और गौतम बुद्धा की। फिर आपको क्वेश्चन को देखने में बहुत पावरफुल थे, एंड यहाँ पे माना जाता है जो आई वुड से स्कॉलरली किंग्स हुआ करते थे, तो इनके बारे में हमें देखने मिल जाता है। अवंती में देखें तो अवंती में जैसे आपके पॉपुलर आपको राजा देखने मिलेंगे, जैसे कि चंद्र प्रत्योदा हो गए, ऐसे आपको देखने मिलेंगे। बाकी मत्स्य देखें तो मत्स्य इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे माना जाता है, जब महाभारत की देखते हुए पता चलता है कि जो पांडवस थे वो यहाँ पे आके छुपे थे। कुरु पांचाल की जब मुझे बात करते हैं, कुरु और पांचाल, तो ये कुरु पांचाल का रीजन जो है वो आपको इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि पहली बात यहाँ पे तो इंद्रप्रस्थ एंड हस्तिनापुर के एविडेंसेस देखने मिलते हैं जो कि आपके महाभारत में मेंशन है। पांचाल इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है बिकॉज नॉर्थ ब्लैक पॉलिश के बहुत सारे यहाँ पे जेट थे में आपको देखने मिलता है, पोर्ट्रेज मिले आई छत्रा के रीजन के आसपास में। गांधार के इम्पॉर्टेंट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी की वजह से, ठीक है, तो कई सारे आपको इवनिंग पुक्का सती यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते। अस्माक आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सदर्न मोस्ट भी था, और अस्माक इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ से आपका बाकी जो पोर्ट सेंटर्स है यहाँ पे भी आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड हो जाती थी। मगध इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि मगध में आपके जितने भी पॉइंट रहे, चाहे हम उनकी हरियंक्स की बात करते हैं, हरण्यकाश की बात करते हैं, हरण्यकाश की बात करते हैं, देन आपके शिशुनाग की बात करते हैं, देन नंदास की बात करते हैं, तो हमें क्या चीज़ कॉमन देखने मिलती है कि सारे के सारे जो भी आपके किंगडम्स आए, अप्स एंड डाउन सब मिले, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ हर एक में एक चीज़ ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी, उन सब ने जो मगधन एम्पायर है उसको और मजबूत से मजबूत बनाया, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, यहाँ पे जो वैल्यूबल रिसोर्सेज है, उन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको और एक्सप्लेन करूँगा when we स्टडी मोर अबाउट मौर्यन एम्पायर, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो यहाँ तक 16 महाजनपद के बारे में, लोकेशन के बारे में समझ में आता है। डिफरेंस बिटवीन संघा एंड मोनार्की, तो मैं संघा और मोनार्की बीच में इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्योंकि संघा का एग्जांपल आपका आता है विरची, जिसके कुछ आपको इंपॉर्टेंट देखने मिलेंगे, जैसे आपके लिच्छवीज हो गए, पिपलिहवानास हो गए, नथरिकास हो गए, कई सारे और। तो पॉइंट आता है कि इम्पॉर्टेंट क्यों बनता है क्योंकि जब देखो जायसवाल जैसे स्कॉलर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो कहीं ना कहीं इसको देख के बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे पास रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली यू फाइंड ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट था, ओलिगार्क्स थे वो, दे वर नॉट रिपब्लिक्स, दे वर ओलिगार्क्स, फ्यू पीपल, इफ नॉट सेंट्रलाइज्ड इन वन हैंड, एक के पास पावर नहीं है पर मल्टीपल पावर सेंटर्स है, नॉट सो मेनी बट 2 3 4 है जिनके पास पावर सेंटर्स में कंट्रोल है। वही हम बात करते हैं मोनार्की की, तो मोनार्की क्या जहाँ पे एक जिनका ही कंट्रोल है, एग्जाम्पल मगधा। दोनों बीच डिफरेंस क्या होता है, मगधा फॉर एग्जांपल मैं मोनार्की की बात करूँ तो यहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाएगा, पनिशमेंट हार्श हुआ करते थे, प्रोपोर्शनैलिटी बेसिस पे नहीं हुआ करता था, वॉर के टाइम पे इन केस अगर राजा की मृत्यु होती है तो वैक्यूम काइंड ऑफ चीज़ें क्रिएट नहीं होगी, तुरंत कोई ना कोई आपको प्लेसमेंट के तौर पे हायरार्किकल बेसिस, तो हायरार्की बेसिस में कोई और प्लेसमेंट हो जाएगा, आपका कंटिन्यूटी चलता रहेगा। बाकी यहाँ पे आपके ब्राह्मण्स का डोमिनेशन आपको देखने को मिला है। संघास की बात करें तो यहाँ पे लोगों का कनेक्शन कंपेटिव मोनार्की से ज़्यादा वे में आपको बेटर देखने मिलेगा, क्योंकि काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। थर्ड क्या, यहाँ पे डिसीजंस लोग प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि कहीं ना कहीं पनिशमेंट दी जाए।
उसके बाद ये भी कि इन केस अगर जो मेन लीडर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में कहीं ना कहीं एक बार के लिए ज़रूर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है संघ और मना के बीच में। इन वॉट गिव राइज टू द हेटेरोडॉक्स सेक्ट। देखिए मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मैं सिंपल से आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि ब्राह्मणिकल जो सुप्रीमेसी थी उससे ग्रस्त होके ये माना जाता है कि ये थ्योरीज ये आपके आइडियोलॉजीज डेवलप करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा आइडियाज़ ब्राह्मणिज्म एंड जैनिज्म आपके सिर्फ आइडियाज़ थे टिल 72 AD, क्योंकि कनिष्का के दौरान आई वुड से ये इवेंचुअली फाइनलाइज होकर रिलीजन का एक रूप लेता है। क्योंकि इससे पहले रिलीजन नहीं था, सिर्फ आइडियोलॉजीज थे जिसमें मल्टीपल सब पार्ट समझ करते हैं, ठीक है, कई सारे सेट समझ करते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इतना पॉपुलराइज क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण डेफिनेटली ब्राह्मणिकल डोमिनेंस सुपीरियरिटी थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बनता है, क्योंकि जब कंट्रोल आपका बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो वैश्य कम्युनिटी थी, जो क्षत्रिय कम्युनिटी थी, क्योंकि अब वो एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट था, और एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट होने की वजह से कैटल, बोथ काउ एंड बफेलो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट थी मिल्क पर्सपेक्टिव से, मीट पर्सपेक्टिव से, एंड डेफिनेटली आपके का असली फील्ड को सो करने के लिए, प्लॉ करने के लिए, खोदने के लिए इम्पोर्टेंट थे। क्वेश्चन क्या आता था, क्योंकि सेक्रीफाइसेस की वजह से कई सारे कैटल्स की बलि चढ़ जाती थी, जिसकी वजह से जो अच्छे माना जाता है ऐसा कि जो आपकी इफेक्टिव कैटल्स भी होते थे उनकी भी बलि चढ़ जाती थी, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम हो रही थी इन कंपैरिजन टू द रिक्वायरमेंट, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा था। इसी वजह से जो आइडिया ऑफ अहिंसा है उसको लाया गया और उसको इस चीज़ से जोड़ा गया कि आपको कैटल्स की हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको टू द पॉइंट से जो थियोरेटिकल डिबेट्स है मैं वो बता रहा हूँ, मैं और कोई सेंटिमेंटल हर्ट करने के पर्सपेक्टिव से आप कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये माना गया और इसमें बताया गया कि आप गाय को ना मारे, ठीक है, क्योंकि उनमें कई सारे मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। तो उसका ये मेजर पर्सपेक्टिव आया इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं क्योंकि खेती करनी थी और खेती के लिए कैटल वॉज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो अगर आप सेक्रीफाइस करते रहोगे तो इवेंचुअली यू वोंट बी एबल टू डू इट। अब कई सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं थी, ये गलत थ्योरी है, बट हाँ वो डिबेट चलते रहते हैं। कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि आपकी जो वैश्य कम्युनिटी थी और क्षत्रिय कम्युनिटी, आप अभी ये पढ़ते हो कि उन्होंने ज़्यादा पुश किया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को, और जैनिज़्म से कंपैरेटिवली ज़्यादा बुद्धिज़्म को। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बुद्धिज़्म में भी ये एक डिबेट आता है, और दो कई सारे स्कॉलर्स इसको डिनाई करते हैं, जैसे कुछ स्कॉलर्स से रोमिला थापर के व्यू पॉइंट्स और बाकी जो आपके बाकी स्कॉलर्स हैं उनके व्यू पॉइंट्स में कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है, जिसके बारे में आपको बुद्धिज़्म ज़्यादा इफेक्टिवली बताऊंगा कि क्या गौतम बुद्धा है वो स्लेवरी को प्रमोट कर रहे थे, क्या गौतम बुद्धा जो है वो एग्जिस्टिंग जो आपका चेंज हो रहा था, वेरिएशन हो रहा था सामाजिक ढांचे में, जहाँ पे आपके ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एलिमेंट पे फोकस किया जा रहा था, क्या उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या बुद्धिज़्म जैनिज़्म की राइज के पीछे एक आपका इंटरनल आई वुड से कॉन्ट्रडिक्शंस था कि नहीं, जो कैपिटलिस्ट सेक्शन है उनके बेनिफिट के लिए बनाना है? आई एम जस्ट गोइंग टू द मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट, ठीक है। अब ऐसा था कि नहीं था, अब थोड़ा और से हम डिबेट करके फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। बट अभी के पर्सपेक्टिव से आपको इंट्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव में ये बता रहा हूँ कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की राइज के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण नहीं थे, कई मेजर कारण थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जैनिज़्म को एक्चुअली जो दोनों थ्योरी आइडियोलॉजी समझ के उसको वैश्य कम्युनिटी ने और इवेंचुअली आपकी क्षत्रिय कम्युनिटी ने और शूद्रास भी सपोर्ट कर रहे थे। उसका एक कारण ये भी था कि बाकी जो कम्युनिटीज़ थी उनके पास कोई जीने का मकसद या कुछ बाकी चीज़ तो बचा ही नहीं था कि हम कमा सकते हैं, हमारी ज़िंदगी कभी अच्छी होगी, क्यों? बिकॉज ब्राह्मणिकल जो स्ट्रक्चर डेवलप था उसमें आपका बहुत रिजिड पैटर्न बन चुका था। आपको मल्टीपल ज़िंदगी वापस जीनी पड़ेगी इवेंचुअली आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो उनके पास को अपॉर्चुनिटी थी। वही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से थ्योरीज आ रहे हैं, वो रहे कि एक बोल रहे कि आपको पेनेंस करना होगा, आपको अपने को कष्ट देना होगा, आपको इस बंध को तोड़ना होगा। एक बोल रहे कि आप खा पी के भी आराम से कर सकते हैं, अपने मन को शांत रख के एंड कुछ कुछ उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके, इसमें बुद्धिज़्म बताऊंगा मैं आपको। उस केस में भी आप मोक्ष की प्राप्त कर सकते हो, जिसको हम बेसिकली ये कहते हैं निर्वाण और महापरिनिर्वाणा।
तो ये सारी चीज़ें देखने में रही है। कैवलिन माँ कैवलिन हो रही थी, निर्वाणा परिनिर्वाणा हो रहा है। तो जैनिज़्म के बारे में मैंने बता दिया था, मैं अगेन आपको लिंक ऊपर दे दूंगा। बुद्धिज़्म के बारे में मैं आपको बाद में ज़्यादा बेटर डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ तक हमारा वीडियो लेक्चर आज ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे क्वेश्चन रेज कर सकते हो। जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन आप पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहे, जैसा आपको लगे इम्पोर्टेंट उसके हिसाब से नोट्स को आप कवर आउट कर लें। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज इट विल हेल्प यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से। दैट विल हेल्प मी एंड दैट विल हेल्प अदर्स एज वेल, जिनको हिस्ट्री पढ़ना है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं बाद में जब मेरे पास अवश्य टाइम होगा तो मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाऊँगा, खासकर आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा। आपको मैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एस्पेक्ट जो कि ऑब्वियसली आपको यूपीएससी सीएससी में मदद करेंगे, ये दो और इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा, जो कि क्लास 12 एंड अबव के जो है लेवल पे आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो टिल देन आपको मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ। पढ़ते रहे। जय हिंद।